लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। चुनाव आयोग द्वारा लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश दिए हैं। दोनों नेताओं से कहा गया है कि अपने स्टार प्रचारकों को कोई भी बयान देते समय सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के निर्देश दें। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के गिरते स्तर को देखते हुए ये आदेश दिए गए हैं। आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। आयोग ने भाजपा को निर्देश दिए हैं कि पार्टी के नेता अपने भाषणों के दौरान धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करें। यह भी कहा गया है कि समाज को बांटने वाले बयानों से बचें। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि आधारहीन बयानबाजी न करें। मुख्य रूप से संविधान को खत्म करने और अग्निवीर योजना खत्म करने वाले बयान न देने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस प्रचारकों और उम्मीदवारों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे रक्षा बलों पर राजनीति न करें। भारत में इलाज कराने के लिए आए बांग्लादेश के एक सांसद अनवरुल अजीम की कोलकाता में हत्या हो गई। बताया गया है कि वे 11 मई को इलाज कराने पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। इसके बाद वे अचानक ही गायब हो गए। उनकी आखिरी ज्ञात लोकेशन कोलकाता के राजरहाट में स्थित संजीवा गार्डन्स थी। पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने के बाद गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि बुधवार को बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने ऐलान किया कि अजीम की हत्या हुई है। इस मामले में बांग्लादेश पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आवामी लीग के सांसद अजमी अंसार, जो कि भारत में लापता हो गए थे, उनकी कोलकाता में एक फ्लैट में हत्या हो गई। अब तक यह सामने आया है कि उनके हत्यारे बांग्लादेशी हैं। उन्होंने साजिश रचकर सांसद की जान ली। मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश पुलिस ने 56 वर्षीय सांसद की हत्या के मामले में 3 को गिरफ्तार किया है। जब उनसे शव को लेकर सवाल किया गया तो मंत्री ने कहा कि उन्हें अभी इसकी जानकारी मिलनी बाकी है। असदुज्जमा ने कहा कि वे जल्द ही इस मामले में हत्या की वजहों का खुलासा करेंगे। इस मामले में भारत की पुलिस भी जानकारी जुटा रही है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बुधवार को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट के इस आदेश के परिणामस्वरूप करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। हालांकि साथ ही हाई कोर्ट ने कहा, इस प्रमाण पत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विशेष रूप से तृणमूल सरकार का उल्लेख नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। संयोग से तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। नतीजतन अदालत का आदेश केवल तृणमूल के समय में जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं, इसलिए उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। एलिमिनेटर मैच से पहले विराट कोहली को अहमदाबाद में धमकी मिली, जिसकी वजह से आरसीबी ने अपना एकमात्र प्रैक्टिस मैच रद्द कर दिया। इसके अलावा मैच से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ। दरअसल आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच 22 मई को खेला जाएगा। इस मैच में हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी, जबकि दूसरी टीम क्वालीफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। इस मुकाबले से पहले आनंद बाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली को धमकी मिली थी, जिसकी वजह से आरसीबी ने प्रैक्टिस मैच और प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया। जानकारी के अनुसार गुजरात पुलिस ने सोमवार रात को अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हालांकि अब तक दोनों टीमों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस मामले में पुलिस अधिकारी विजय सिंह ज्वाला ने कहा, अहमदाबाद पहुंचने के बाद विराट कोहली को गिरफ्तारियों के बारे में पता चला।
वेलकम की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त वेलकम टू द जंगल अपनी शूटिंग को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, संजय दत्त, अरशद वारसी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, रवीना टंडन और अन्य लोग शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के एक गाने को फिल्माने के लिए 500 बैकग्राउंड डांसर शामिल किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के लिए 200 घोड़े बुलाए गए हैं। कहा जा रहा है कि यह बहुत ही भव्य एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। इस एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग मुंबई में ही होगी। इसके लिए सेट भी तैयार कर लिया गया है और मुंबई, महाबलेश्वर और लोनावाला से घोड़े मंगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इसे पूरा होने में लगभग 40 दिन लग गए। पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी होने के बाद कास्ट और क्रू जल्दी ही दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता संजय दत्त ने 15 दिन की शूटिंग करने के बाद फिल्म छोड़ दी है। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर अपने खाद्य एवं पोषण बोर्ड को भंग कर दिया है। यह मंत्रालय की तकनीकी विंग थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित था। खाद्य एवं पोषण बोर्ड के देश में कई स्थानों पर कार्यालय हैं, जिनमें फरीदाबाद, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित 4 क्षेत्रीय कार्यालय और कई गुणवत्ता लेबोरेटरी भी शामिल हैं। मंत्रालय ने सोमवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर बोर्ड को भंग कर दिया। बीते साल 6 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार की नवंबर 2020 की रिपोर्ट में सरकारी निकायों को ज्यादा कुशल और व्यवस्थित बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया था। साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को भी भंग करने का फैसला किया गया। खाद्य एवं पोषण बोर्ड या एफएनबी को कृषि मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, लेकिन साल 1993 में इस बोर्ड को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट (ISIS) के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। ये चारों ही श्रीलंका के नागरिक हैं। श्रीलंका पुलिस के शीर्ष अधिकारी भी इन आतंकियों से पूछताछ करेंगे और श्रीलंका पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ उपमहानिरीक्षक करेंगे। एक गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) ने कार्रवाई करते हुए रविवार को उन चारों आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये लोग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) से जुड़े हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत आए थे। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी पाकिस्तान में रहने वाले श्रीलंका के एक कट्टरपंथी नेता के लिए काम करते हैं। पुलिस प्रवक्ता और वरिष्ठ अधीक्षक निहाल थलडुवा ने बताया, मामले की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक IGP देशबंधु तेनाकून द्वारा एक वरिष्ठ उपमहानिरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस टीम नियुक्त की गई है। निहाल थलदुवा ने कहा कि नियुक्त किए गए DIG के पास अपराध जांच प्रभाग और आतंकवाद जांच प्रभाग है। वे इस जांच में खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय करेंगे।